तो देखिए, घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। जेएमएम और बीजेपी के बीच मुकाबला है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। सीएम हेमंत और कल्पना सोरेन ने भी मोर्चा को संभाले रखा और जेएमएम उम्मीदवार के लिए रोड शो कर लोगों से वोट मांगा। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है। 11 नवंबर को मतदान और 14 को मतगणना होगी। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन के लिए रोड शो किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला में सोमेश सोरेन के लिए रोड शो किया, तो वहीं जादूगोड़ा मुसाबनी क्षेत्र में विधायक कल्पना सोरेन ने रोड शो कर वोट की अपील की। अब ये पूरा का पूरा मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा का घाटशिला विंग संभालेगा और पूरे चुनावी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाएगा। हम लोगों ने लगभग घाटशिला के एक एक घरों तक, मोहल्ले, टोले, गांव, पंचायत, बूथ स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया। झारखंड की अबुआ सरकार है, ये आप लोगों की सरकार है। लोगों तो आपने पढ़ाई किया से कि अबुआ झारखंड सरकार तो कोई लगी कमी नहीं। चुनाव प्रचार थमने के बाद सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक नया उलगुलान भगवान बिरसा मुंडा ने जो किया था, उसी प्रकार से नया उलगुलान होगा इस सरकार के खिलाफ। और घाटशिला से एक संदेश इस सरकार को मिलने जा रहा है कि आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं राज्य को चलाना, वैसा नहीं चलने वाला है। वहाँ पराजय सामने दिख रही है और यही कारण है। बहुत नेता ने तक कन्नी काट लिया चुनाव प्रचार करने से। हार का ठीकरा कौन अपने माथे पर लेगा। और ये बात तय था, बाबूलाल जी की कुछ मजबूरी थी, उन्हें घूमना था, दिखाना था पार्टी के ऊपर के लोगों को। नहीं तो बाबूलाल जी की भी क्या इच्छा है, ये तो मुझे लगता है क्षेत्र के सभी लोग जान गए थे। चुनाव प्रचार में कोल्हान टाइगर के नाम से विख्यात चंपाई सोरेन ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। घाटशिला की जनता से वोट की अपील करते हुए चंपाई सोरेन ने दावा किया कि आदिवासी विरोधी सरकार का घमंड घाटशिला की जनता तोड़ेगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को हेमंत सोरेन की सरकार अपने 1 साल के कामकाज पर जनता के मुहर के तौर पर देख रही है, तो बीजेपी को उम्मीद है उपचुनाव में हार के सिलसिले को तोड़ते हुए कमबैक करने की। इसीलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने का कोई भी मौका खोने को तैयार नहीं दिखते। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। घाटशिला चुनाव प्रचार में सीएम हेमंत के बोल पर सियासी बवाल मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और इस दौरान चंपाई सोरेन फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आए। कहा कि मुख्यमंत्री बनाकर खून के आंसू रुलाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें और उनके बेटे को बेइज्जत किया। इस अपमान हमको किया। मेरा एक सीएम का कार्यक्रम को आप होल्ड कीजिएगा। नहीं तो अगर दिल में हमारा पाप रहता तो हम तो रीजन नहीं करता, विपक्ष का कहता कि हमको समर्थन करो, लेकिन हमने नहीं किया। इसे 1 वर्ष रीजन बोला, हम तुरंत सिग्नेचर कर दिया। चिट्ठी पहले ही बना हुआ था, लेकिन वो आदमी को आज इन लोग पहल बोलेगा, वो आदमी लोग आज हमको विश्वासघात कहेगा। जो ये प्रवक्ता हमको गद्दार कहता है, उनका खतियान कहाँ पर है जो प्रेस का प्रवक्ता है? किस जगह से आया? हम जैसा एक ईमानदार योद्धा को आज गद्दार कहा है। हम उस दिन हम रोया है और उस दिन याद करता था। आप आंसू आज नहीं हम रोक पा रहे। घाटशिला उपचुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहा है। ऐसे में जीत के दावों से हटकर सियासी समीकरणों को समझना बेहद जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए।
घाटशिला उपचुनाव का प्रचार का शोर अब थम चुका है। ऐसे में जीत के दावों से अलग हटकर जीत के समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। जेएमएम को दिवंगत रामदास सोरेन की विरासत और स्टार प्रचार की बदौलत दोगुनी मार्जिन से जीत की उम्मीद है। नवंबर 2024 विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को 75,910 वोट मिले थे और 22,446 मतों के अंतर से हार मिली थी। ऐसे में बीजेपी के सामने इसी हार के अंतर को पाटने की चुनौती है। घाटशिला सीट जो है जेएमएम के ही पास थी और उसी के पास रह जाएगी। मार्जिन कितना होगा ये तो पोलिंग कैसे हो रहा है और किस सेक्टर में कैसी पोलिंग हो रही है उस पर निर्भर करेगा। सारे लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और इसी के लिए समीकरण बना है और उस समीकरण के आधार पर ही हम दावा कर रहे हैं कि हम लोग इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे। ये समझना जरूरी है कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले रामदास सोरेन को 98,356 वोट मिले थे। ऐसे में जेएमएम के सामने उसी जीत को दोहराने की चुनौती है और इसको लेकर एक रणनीति के तहत बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन पर निशाना साधा जा रहा है। और ये चुनाव तो हम दुगनी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने कमान संभाली है, कल्पना सोरेन जी मैदान में है और जिसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टाइगर बनाने का काम किया था वो अब बैल बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी तो इस प्रयास में है कि जो इतनी बड़ी मार्जिन है उसको किसी तरह से कम किया जाए। ये राज्य की जनता महागठबंधन सरकार को अपना पूर्ण आशीर्वाद और समर्थन देगी। कुल मिलाकर 14 नवंबर का इंतजार सभी को है, जब विधानसभा में कौन सा चेहरा पहुंचेगा वो साफ हो जाएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बोकारो के स्टील प्लांट में लगातार हो रहे हादसों पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले 6 महीने में करीब 14 हादसे हुए हैं। धनबाद सांसद ने सेल के अध्यक्ष को दोषी बताया। जिम्मेदार पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की गई है। बोकारो के स्टील प्लांट में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 6 महीने में करीब 14 हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन सोया हुआ है। अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कभी किसी मजदूर की जान जाती है तो कभी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बोकारो के स्टील प्लांट में पिछले सिर्फ 6 महीने में 14 हादसे हो चुके हैं, जो प्रशासन और सिस्टम पर कई सवाल उठा रहे हैं। 8 नवंबर 2025 ऑक्सीजन पाइप फटने से हादसा हुआ। एसएसटी विभाग का कर्मचारी झुलस गया। 14 नवंबर 2025 स्टील प्लांट के डोजर में आग लगी। डोजर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। 1 नवंबर 2025 को 2 ब्लास्ट फर्नेस टकराने से हादसा हुआ। गर्म लोहा नीचे गिर गया। 30 अक्टूबर 2025 को स्टील प्लांट में मिट्टी डालते वक्त हादसा हुआ। ब्लास्ट फर्नेस 4 के कास्ट हाउस में हादसा हुआ और एक मजदूर की कलाई कट गई। 21 अक्टूबर 2025 स्टील मिल्टिंग शॉप 1 में इलेक्ट्रिकल फ्लैश से 2 कर्मचारी झुलस गए। अचानक से निकली चिंगारी से हादसा हुआ। 12 अक्टूबर 2025 को स्टील प्लांट में पिघला स्टील गिरने से हादसा हुआ। पिघला स्टील ट्रांसफर करने के दौरान यह हादसा हो गया। 3 अक्टूबर 2025 को कोल्ड रोलिंग मिल में शीट कटर गिर गया और एक मजदूर बुरी तरीके से घायल हो गया। 28 सितंबर 2025 को हॉट मेटल का लेडल गिरने से हादसा हुआ। गर्म लोहा 3 ठेका मजदूरों पर गिर गया। 3 ठेका मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। 23 सितंबर 2025 सीएमपीएस सेक्शन में भीषण आग लगी। सीएमपीएस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। 5 सितंबर 2025 एक ऑयल ड्रम फटने के कारण हादसा हुआ। ऑयल ड्रम में आग लगने से कर्मी घायल हो गए। 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। 28 अगस्त 2025 सीआरएम में मेंटेनेंस काम के दौरान हादसा हुआ। इलेक्ट्रिकल फ्लैश होने के कारण हादसा हुआ। घटना में एक मजदूर झुलसा। 13 अगस्त 2025 स्टील प्लांट के LRS 2 में हादसा हुआ और हादसे में एक ठेका मजदूर की मौत हो गई। 21 जुलाई 2025 को लोको रिकपलिंग के दौरान हादसा हुआ। घटना में एक ठेका मजदूर घायल हुआ। 3 जून 2025 को हॉट मेटल गिरने से हादसा हुआ। 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह हादसा बताया गया। बोकारो स्टील में हो रहे हादसों पर बीजेपी के धनबाद सांसद ढूलू महतो ने सवाल उठाए और सेल के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश को दोषी ठहराया। बीएसएल के जो चेयरमैन है अमरेंदु प्रकाश जी, उनके बारे कई बार हमने आपको बताया कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ
आदमी मरे या बचे उससे मतलब उसका नहीं है, प्रोडक्शन चाहिए। बिना सेफ्टी का काम करवाने का परिणाम ये हो रहा है। सेफ्टी को ताक में रखकर मजदूरों को जान जोखिम में डालकर काम करवा रहा है। इसका सरासर दोषी उनका होना चाहिए और इनके लिए हम प्रधानमंत्री जी से भी बात करेंगे, स्टील मिनिस्टर से कोई उनके संज्ञान में दे चुके हैं, गृह मंत्री जी से बात करेंगे और ऐसे अधिकारी को रहना उचित नहीं है। वहीं प्लांट में हो रहे हादसे को लेकर बोकारो स्टील के प्रमुख यूनियनों में से एक बीसीसीएल कर्मचारी संघ अध्यक्ष ने हादसों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम फॉरेंसिक ऑडिट की मांग करेंगे। जल्दी हो रहे हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर करने वाले हैं। हम लोगों का यूनियन जो है इस विषय पे चीफ ऑफ फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट को हम लोगों ने पिछले घटना के दौरान जांच के लिए चिट्ठी लिखा था। इसका अब तक कुछ हम लोगों को उत्तर नहीं मिला है। बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हो रही घटना सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाती है। समय रहते यदि प्रशासन ने आवश्यक सुधार नहीं किए तो भविष्य में ऐसी घटनाएं और भी गंभीर रूप ले सकती हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। गोड्डा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। खटनाई चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 12 किलो अवैध गांजा के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एक मोबाइल और एक बाइक भी बरामद हुई है इनके पास से। गोड्डा मुफस्सिल थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामला दर्ज करके पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। तो देखिए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इसको बड़ी सफलता मानी जा रही है। गोड्डा पुलिस की तरफ से खटनाई चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान यहाँ पर 12 किलो अवैध गांजा और बताया जा रहा है कि जो तस्कर पकड़े गए हैं उनके पास से एक मोबाइल और बाइक भी बरामद हुई है। गोड्डा मुफस्सिल थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई में जुट गई है। घेराबंदी करते हुए एक मोटरसाइकिल को रोका गया संदिग्ध अवस्था में। जब मोटरसाइकिल की जांच की गई उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे और उन दोनों व्यक्तियों के साथ साथ उनके पास अवैध रूप से प्लास्टिक के बोरा में जो रैपर जो रहता है वो उसके साथ फोल्ड किया हुआ लगभग 12 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों को तत्काल वहां से गिरफ्तार किया गया। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू न होने से नाराज लोगों ने नागरिक अधिकार मंच के बैनर तले एयरपोर्ट गेट के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रॉली बैग और तख्तियां लेकर नारेबाजी की। मंच अध्यक्ष शशि भूषण ओझा ने यह कहा कि 5 वर्षों से केवल आश्वासन दिया जा रहा है जबकि 100 करोड़ रुपए खर्च कर एयरपोर्ट तैयार है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। जाए तो पता चला कि एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला और यहाँ से हवाई सफर शुरू होने वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो पहला यात्री मैं ही क्यों न बन जाऊँ बोकारो से। क्या आप मानते कि व्यंग हो रहा है? बिल्कुल, इससे बड़ा व्यंग क्या होगा कि डेट पे डेट तो कोर्ट में सुनने को मिलता था, जो आज यहाँ सुनने को मिल रहा है। जो नहीं होना चाहिए, सरकार को इस पर अमल करना चाहिए और आम पब्लिक को इसका सुविधा मिलना चाहिए। आज 5 वर्षों से हम देख रहे हैं कि बोकारो का एयरपोर्ट करीब करीब बन के तैयार है, लेकिन कुछ जो ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर इसको, चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो, चाहे वह जो भी कारण रहा हो, चाहे वह पदाधिकारियों की आपसी तालमेल नहीं हो, इस कारण से 100 करोड़ रुपया इस एयरपोर्ट को बनाने में खर्च हुआ है, जो जनता का पैसा है। फिर भी यह एयरपोर्ट आज 5 वर्षों से यूं ही पड़ा हुआ है। बड़ी खबर रांची से, जहां नगरी थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास में 2 बाइक सवार अपराधियों ने युवती पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद युवती सड़क किनारे गिर गई। मौके पर रास्ते से गुजर रही उसकी दोस्त ने घायल युवती को देखकर तुरंत परिवार और पुलिस को इसकी सूचना दी। मनीषा को रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन फिलहाल देखिए पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। ये मामला पुलिस के संज्ञान में है, जांच पड़ताल की जा रही है। महिला पर फायरिंग की खबर मिल रही है रांची से। बताया जा रहा है नगरी थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास में 2 बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। युवती पर गोली चलाई गई है और युवती सड़क किनारे गिर गई थी। इसके बाद रास्ते से ही गुजर रही उसकी ही एक दोस्त ने उसको देखा और उसके बाद परिवार वालों को सूचना दी। क्रॉसिंग के ये अंदर में थोड़ा सा टर्निंग है ना, टर्निंग थोड़ा सा पार किए, देखिए कोई सोया हुआ है, तो ऐसा लगे कि कोई ड्रिंक करके गिर गया हुआ होगा। फिर आगे पार हुए, फिर क्या मन ऐसे लगा ना कि हमको रिटर्न होना चाहिए, तो हम लोग रिटर्न हुए और गाड़ी का जो लाइट था उसको सीधे ही इसकी साइड ही किए, तो उसको कपड़ा से पहचाने की उम्मीद, तो फिर उतना ही में फिर हम गए। क्या बताइए? फिर उसको पूछे कि मनीषा क्या हुआ, गिरी? तो बोली नहीं।
तो क्या हुआ तुमको, ऐसे बोले गोली मारे। सुबह में हमको 7 बजे पता चला, क्योंकि दीदी का एक्सीडेंट और गोली में हुआ है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। कि बहन और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, 20 साल सरकार को मिला, एक मौका तेजस्वी को मिलेगा तो जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया वो 20 महीनों में हम करके दिखाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देगी। बेरोजगारी को खत्म करना कि नहीं करना? नौकरी चाहिए तो तैयार रहिए। सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाना। 26,800 करोड़ रुपया एक अरवल के विकास के लिए खर्च होने। हर साल 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रहा है। और आप सुनकर जाओ अरवल वालों, एनडीए सरकार बना दो, हम 6,000 का 9,000 करने वाले हैं। 9,000। यो बहनों, मुझे बताओ, आने वाले 5 साल में हम विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। विकसित बिहार। आप लोग एनडीए का समर्थन करोगे क्या? कि हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और 20 साल हो गया है, लेकिन जो इसके पहले जो सरकार थी, कोई काम नहीं होता था, बहुत बुरा हाल था। पहले जो बुरा हाल था तो क्या स्थिति थी हम लोगों के पहले वाले को? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो हम लोगों के पहले वाली जो सरकार थी, अब उस सबको भी तो मौका मिला था, जानते हैं, 15 साल। तो 15 साल में तो जो पहले था उसको तो 7 साल के बाद हटना पड़ा। तो हट गया तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। ये सब कोई मतलब है जी? यही सब करता रहा। का मतलब है लालू प्लस जैन। लालू जी एक राबड़ी देवी जी और 9 गोपाल बच्चा, इसके बाद बिहार नहीं है। आप याद कर लो, 2005 में आपने एनडीए की सरकार बनाई, बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण मोदी जी और सुशील मोदी जी ने दिया। आप याद करो, 1998 में पहली बार सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश में महिला बिल आया, उसको फाड़ने का काम किसी ने किया, वो लालू प्रसाद की पार्टी ने फाड़ने का काम किया। लालू के बेटे और उनके एमपी कहते हैं इसको वापिस ले लो। अरे लालू प्रसाद, कान खोलकर सुन लो, आपकी 3 पीढ़ी भी आएगी, जीविका दीदी के 10,000 रुपया को हाथ नहीं लगा पाएगी, नहीं लगा। और देश बिहार भर की, प्रदेश भर की जीविका दीदी सुन ले, 10,000 वापिस तो नहीं लेने देंगे। 2.5 साल में आपके अकाउंट में
और 2-2 लाख रुपया डालने का हम काम करना। बहनों, उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक बनाया है। हमें नहीं चाहिए घुसपैठिए के वोट, हम तो सासाराम के युवाओं के वोट से, हमारी जीविका दीदी के वोट से जीतने आए। भाइयों बहनों, उन्होंने घुसपैठिया कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना सब सामने आ चुकी है कि मॉक पोल का था, उन्हीं के एजेंट बैठे हुए थे। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार का हर 8वां वोटर फर्जी है। तो यह सब बताना, यह बतलाता है कि महागठबंधन चुनाव अपनी हार स्वीकार कर चुका है और अभी से ही बहाना ढूंढ रहा है। उसे 11 तक के इंतजार करने का भी धैर्य नहीं है। वह जानते हैं कि इस बार के चुनाव में महागठबंधन का बिहार से सिपारा साफ हो गया है और इसीलिए वो लोग अब बहाना ढूंढ रहे हैं। बोकारो के थर्मल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की हथौड़ा मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त पत्नी अपने बच्चों के साथ घर में सोई हुई थी। आधी रात को पति ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसी दौरान मृतका की बच्ची उठ गई और मां को मृत देखकर रोने लग गई। बच्ची की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए तो आरोपी पति अपनी पत्नी के शव के पास बैठा था। तो वहीं गांव के लोगों ने आरोपी पति को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बोकारो जिले के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के डीवीसी पुनर्वासित नया बस्ती में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां 35 वर्षीय पति रुपेश यादव ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी झालो देवी को सोते वक्त बिस्तर में पहले हथौड़े से मारकर घायल किया, उसके बाद गले में चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद जब उसकी 7 वर्षीय बेटी ने जब जोरदार आवाज से हल्ला किया तो परिवार वाले लोग वहां पहुंचे तो देखा कि महिला मृत पड़ी हुई है और पति वहीं पर बैठा हुआ है। जानकारी के मुताबिक तुरंत ही घर वालों ने उसको पकड़ा और उसको रस्सी से बांधकर इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने रुपेश यादव को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और मौके से जो हथौड़ी और धारदार चाकू है उसको भी बरामद कर लिया है। तुंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।